अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। दारुल देवबंद के इस नौजवान ने जो सवाल किया है इमरान प्रतापगढ़ी साहब से, यकीनन उसका सवाल ये है कि हर मुसलमान को, बल्कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब को अल्लाह ने मुसलमानों के लिए नेमत बना के भेजा है कि वो सियासत में आए हैं और मुसलमानों के सामने हिंदुओं के खिलाफ एक दीवार बन के खड़े हैं। और कांग्रेस का सहारा लिया उन्होंने और लेना पड़ा है उनको हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जो मुसलमानों के दुश्मन है। आइए देखते हैं, बहुत जबरदस्त सवाल जवाब है। हमारे चैनल पे पहली दफा सवाल जवाब आए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। किसी गुस्से का इजहार नहीं करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम जो है वो एस एम अहमद है। फ़िलहाल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। इससे पहले दारुल देवबंद और दीगर मदारिस से भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल की है। मेरा सवाल ये है कि एक बच्चा जब वो पहली क्लास में स्कूल जाना शुरू करता है, दूसरी क्लास में जाता है, चूँकि मुस्लिम लीडरशिप भी एक सवाल है यहाँ पर, और उसको पेरेंट्स जो है पहले ही दिन से ये बताना शुरू कर देते हैं कि भाई तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है। और किसी के अगर कुछ बड़े ही ख्वाब है तो वो ये कहते हैं कि तुमको IAS बनना है, जज बनना है। कोई ये कहता ही नहीं कि तुमको पॉलिटिशियन बनना है। ये ऐसा क्यों? हमारी जो सोसाइटी है, हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट ऐसा क्यों बन गया है कि वो अपने बच्चों को पॉलिटिक्स की तरफ नहीं भेजना चाहते हैं। और जब एक कोई स्टूडेंट IAS बन जाता है, जज बन जाता है, तो वो 1000 जगह जाकर ये बताता है कि आपको किस तरह से IAS बनना है। लेकिन जब एक आदमी पॉलिटिक्स में चला जाता है, क्या वो बताता है? आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करिए और किसी ने हो गया, सवाल आपका हो गया। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है इनका। और देखिए, नहीं, ये सवाल का जवाब दीजिए जब तक सीधा सीधा। यहां बैठे हुए शायद ही किसी आदमी को मेरे दादा का या मेरे वालिद का नाम पता हो, अगर आपने गूगल सर्च नहीं किया होगा तो। अगर मेरे जैसा इंसान प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव से निकल करके बिना किसी सियासी बैकग्राउंड के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में पहुंच सकता है, तो कोई लड़का पहुंच सकता है, कोई भी पहुंच सकता है। ख्वाब देखिए और उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करिए। सियासतदान आपसे क्यों कहेगा कि आप सियासत में आइए? आधे से ज्यादा और 90% सियासतदान तो इसी चक्कर में परेशान है कि कोई नया ना आ जाए। तो मैं तो चाहता हूं कि नए लोग आए, अच्छे लोग आए, और सियासत पूरी उम्र, पूरी जिंदगी सियासत में गुजार देने वाली जगह नहीं है। मुझे 2014 तक, 15 तक, 16 तक मुझे लगने लगा कि इस मुल्क में आवाजें जो हैं वो जिस प्लेटफॉर्म से मैं उठा रहा हूं, शायद आने वाले दिनों में वहां बोलने नहीं दिया जाएगा। तो मुझे लगा कि जहां से हल निकलता है वहां चलते हैं। जब हुकूमत ही तय करेगी कि कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कितने बच्चे पैदा करेगा, यह हुकूमत तय करेगी। तो चलिए हुकूमत का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। मैं ये सोच करके उधर चला आया। जिस दिन मुझे ये लगेगा कि नहीं यार, यहां तो और गर्दन फंसी हुई है, तो छोड़ करके जो पुरानी दुनिया थी उसमें चला जाऊंगा। तो यहां ये सोच करके कि सियासत में है, अगर सियासत से बाहर चले गए तो जो 1000 करोड़ का एम्पायर बना है वो खतरे में आ जाएगा। जब तक ये सोचते रहेंगे तब तक किसी नए को नहीं आने देंगे लोग। इसलिए नई आवाजों का इस्तकबाल करिए। आपसे भी कह रहा हूं, आप यहां नौजवान नस्ल बैठी है, जितनी भी नई आवाजें हैं वो किसी भी पार्टी में हो, उनका इस्तकबाल करिए, उनका खैर मकदम करिए, उनका हौसला बढ़ाइए। सोशल मीडिया पे उनको गाली देना बंद करिए। आपको हर जगह नई आवाजों की जरूरत है। एक अकेला चना किसी भी पार्टी में रह के भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। सैकड़ों लोगों की जरूरत है। और आप याद करिए कि यूपीए का शासनकाल था, सलमान खुर्शीद साहब कैबिनेट मिनिस्टर थे, गुलाम नबी आजाद साहब कैबिनेट मिनिस्टर थे, रहमान साहब थे, शकील साहब थे, अहमद पटेल साहब थे। कई सारे लोगों की जगह होती है। दसियों मुस्लिम लीडर्स की एक गवर्नमेंट में जगह बनती है। लेकिन हमारे साथ मसला क्या है कि हर इंसान सोचता है, इतना एहसास कमतरी का शिकार हैं लोग कि एक इंसान जो कहीं किसी जगह बैठ जाता है उसे लगता है कि दूसरा आ गया तो तुरंत मेरी कुर्सी चली जाएगी। खुद पे भरोसा रखिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए। अल्लाह ने जितना आपको इक्तदार दिया है आप उतना रहेंगे, इस बात पे एतमाद रखिए। बिल्कुल। ये जनाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अनीस अहमद अंसारी है। मैं वजीरपुर दिल्ली से हूँ। जी, अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह पे भरोसा रखिए। जो भगवान पे भरोसा रख रहे हैं, माफ़ करना, वो सब 80% की बात कर रहे हैं, एक जगह आ जाते हैं। माफ़ करना, इसमें कोई बुराई बात नहीं है। धर्म के आधार पे आज के ज़माने में पूरे भारत में राजनीति हो रही है। हम छोटे बड़े बात ना करके एक बात करते हैं कि कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है। जब अन्य धर्म के लोग धर्म के आधार पे संगठन तैयार करके राजनीतिक दल के रूप में गठबंधन कर लेते हैं, तो कांग्रेस, सपा, ये वो सब मिलके
क्यों नहीं एक साथ होके मुसलमानों को ही आगे बढ़ा के अपना ही नाम लेके कम से कम 2-4 बिहार में और जीत जाते अगर आप थोड़ी मेहनत करते। मैं इसी बात का जवाब चाहता हूँ, आप शायद मेरी बात समझ गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली बात तो एक चीज मैं यहां क्लियर कर देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी किसी ना तो धर्म की पार्टी है ना जाति की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं। इस हिंदुस्तान में रहने वाला हर समाज का इंसान कांग्रेस पार्टी में है और उसको रिप्रेजेंटेशन भी है। हो सकता है किसी को कम हो, किसी को ज्यादा हो। ये जो अलग थलग पढ़ करके एक कोशिश हम करते हैं ना कि अलग थलग दिख करके, यही तो नफरत की राजनीति करने वाले भी चाहते हैं कि आप अलग थलग पड़ जाइए। आप खेल यही है ना कि एक तरफ 80% या 85% खड़े हो जाएं, एक तरफ 15% खड़े हो जाएं। इस खेल का हिस्सा मत बनिए। 1947 में आज से ज्यादा नफरत रही होगी क्योंकि मुल्क बटे थे। तसव्वुर करिए 1947 में लाशें भर के इधर से आती थी, लाशें भर के उधर से जाती थी, लेकिन उस दौर में भी कोई नेहरू खड़ा हुआ और उसने मौलाना आजाद को सीने से लगाया और अपनी कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनाया। कोई और मंत्रालय नहीं दिया। मौलाना नाम था उनका, मौलाना आजाद, और उनको अपनी कैबिनेट में इस मुल्क का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। तो मुझे लगता है कि मुल्क गांधी के विचारों से चलेगा, मुल्क मौलाना आजाद के विचारों से चलेगा। आपको भी यह तय करना पड़ेगा। मैं आप सबसे यह बात कहना चाहता हूं, आपका सवाल अच्छा है और आपके दिल की भड़ास भी अच्छी है, मैं उसका खैर मकदम भी करता हूं। लेकिन सच बात यही है कि जोड़ने से चलेगा, वरना इक्तदार में बैठे हुए लोग तो यही चाहते हैं कि ठीक है आप बंटे रहिए, उनकी पॉलिटिक्स को तो फायदा हो रहा है इससे। बिल्कुल जी, ये सामने खड़े। हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफा है। एक मिनट, अच्छा पहले लेडी फर्स्ट पे। हाँ, जाहिर सी बात है, आप उन्हीं की आवाज दबा देंगे तो कैसे काम चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफा है। मैं सियासत में थोड़ा सा शौक़ रखती हूँ और अपने गांव ससुराल की एक दफ़ा प्रधान भी रह चुकी हूँ। अरे वाह, गुड। आपको देख के ये लगता है कि शायद मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो मेरा हाथ थामेंगे आप? बिल्कुल, आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं, मेरी माँ की तरह हैं। आपको जब भी आपके कदम लड़खड़ाएंगे आप मुझे बताइए, मैं आपको हर तरह से बेटे की तरह, भाई की तरह सहारा देने को तैयार हूं। और आपकी पॉलिटिक्स में आपको जहां भी जरूरत लगे आप मुझे हुक्म दीजिएगा, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। जी बिल्कुल जी, भाई आप अपना सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जावेद खान है और मैं मेवात हरियाणा से हूँ। सर, आपकी शायरियों ने हमें हमेशा हौसला दिया है, लेकिन आज एक सवाल उस सांसद से है जो कौम के भविष्य का जिम्मेदार है। अल्पसंख्यक अध्यक्ष के नाते क्या आप कौम को यह यकीन दिला सकते हैं कि आपकी पार्टी हमें सिर्फ किसी दूसरी पार्टी के डर से नहीं बल्कि हमारे संवैधानिक हिस्सेदारी के वादे के साथ आगे लेकर चलेगी, और कैसे? जी, अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष हूं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष सिर्फ मुसलमान ही नहीं होते। अर्जुन सिंह साहब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी रह चुके हैं। तो उसको, और माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता। माइनॉरिटी में 6 कम्युनिटीज हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं। और मुझे खुशी है कि मैंने अपने डिपार्टमेंट में सारे लोगों को उस तरह से कोशिश भी की है रिप्रेजेंटेशन देने की। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, और यह भरोसा मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिलाता हूं। कांग्रेस पार्टी का जो संविधान है वो ये भरोसा दिलाता है, और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने, गांधी परिवार ने हमेशा यह भरोसा दिलाया। और आप मेवात से हैं, मेवात में तो महात्मा गांधी ने जाकर के आपको यह भरोसा दिलाया था कि इस मुल्क में आप बराबर के हिस्सेदार हैं और आपके लिए हमेशा यह मुल्क उस तरह से खड़ा रहेगा। तो मुझे लगता है, और मेरा ख्याल है, मिराज साहब का एक शेर है कि जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, असल मुंसिफ है खुदा रहम अदालत से न मांग, जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। छीनिए, अपनी हिस्सेदारी दिखाइए। पॉलिटिकल पार्टियों में भी रह करके अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ना पड़ता है। हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, अपने लिए भी हक छीनेंगे, आपके लिए भी हक छीनेंगे। एक आखिरी सवाल, ले लें। मैं सलीम बेग है आर्किटेक्ट जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, 11 सालों से पिछले कांग्रेस डिफीट में गई, पूरा देश डिफीट में गया,
कानून बदल दिए गए, बहुत सारी धाराएं इस तरह की नाफिज कर दी गई जो एक तरीके से तलवार है। तो क्या अच्छा उधर फिर राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा पब्लिक के अलावा। तो क्या कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, जेल भरो आंदोलन ऐसा करेगी? जबकि कांग्रेस के असलाफ को अगर हम देखते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने जेलें भरी हैं। आज की कांग्रेस ये हिम्मत क्यों नहीं कर पा रही? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपका ये कहना कि नए नए कानून ला दिए गए और जुल्म किया जा रहा है, आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की हुकूमत है कि वो इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन तक की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो आम आदमी की बात क्या सुनेगी, गरीबों की बात क्या सुनेगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम लड़ाई से हट जाएं। आप आने वाले वक्त में हारे या जीते ये तय नहीं होगा, तय ये होगा कि लड़ा कौन, खड़ा कौन था। कम से कम मुझे इस बात की खुशी है और इस बात पे फख्र भी है कि जब राहुल गांधी को यह महसूस हुआ कि इस मुल्क में नफरतों की आग चारों तरफ लगी हुई है, तो वो घर तो नहीं बैठे हैं। वो वही राहुल गांधी हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चले, बस एक नारा लगाते हुए, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं उनके साथ चला हूं। मेरा ही एक शेर है कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। तो जेल भरने की जरूरत पड़ेगी तो जेल भी भरेंगे, जेल जाएंगे, जेल जा रहे हैं। आप राहुल गांधी की सदस्यता तक ले ली गई, आप सोचिए, मेंबरशिप ले ली गई लोकसभा की फर्जी और फालतू के मुकदमे से। तो लड़ तो सब रहे हैं, कुर्बानी तो सब दे रहे हैं। 55 घंटे बुला करके ईडी ने पूछताछ की, राहुल गांधी कहीं भाग के गए क्या? और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स लड़ रहे हैं। जो नहीं लड़ रहे हैं, जो डर के चले जा रहे हैं, उनका भी शुक्रिया, उनको सलाम। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रस्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। तो एक नई कांग्रेस बन रही है और जो खड़े हैं वो बदलेंगे भी, निजाम भी बदलेगा। मायूस मत होइए, आप तो इस बात पे ईमान रखते हो ना कि मायूसी कुफ्र है। बिल्कुल शुक्रिया, इमरान मुझे साहब, लगता है कि वक्त हो गया है। बस एक सवाल मेरा रह गया, एक मिनट। ओके मौका मिलेगा तो इस सब बात लोगों पे को। आपको मौका मिल जाए कि आप प्रतापगढ़ से हो, आप मेरे घर आकर के सवाल पूछ लेना। एक मिनट इमरान साहब, एक सवाल मेरा ये था वो कि यही देंगे, जो वो- मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स है, सियासत है, आप शायर भी हैं, मुसलमान भी हैं, तो मेन स्ट्रीम की सियासत करना कांग्रेस में रहते हुए कितना मुश्किल होता है आपके लिए? देखिए, 2-3 बातें। मेरी बहुत ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं है सियासत की। अक्सर एक बात कहा जाता है ना कि पार्टी लाइन, या सलमान साहब बैठे हैं और मैं बैठा हूं, दो, एक हमारे बुजुर्ग और एक मैं बहुत नौजवान। मैं पिछले 3 साल से देश की पार्लियामेंट में हूं और मेरा खुदा गवाह है कि मैंने पहली स्पीच की तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इन यूनिवर्सिटीज में जो फीस वृद्धि हुई थी, जो फी बढ़ाई गई थी, उसके खिलाफ की, और जो टॉर्चर किया था पुलिस ने, जो बदमाशियां की थी, उसके खिलाफ की। मेरी पार्टी ने कभी नहीं पूछा। वक्फ की स्पीच आपको याद होगी, मैं खड़ा होकर बात कर रहा था, मैंने 15 मिनट की स्पीच की, और उस स्पीच के बाद चाहे वो मैडम गांधी जी हो या राहुल जी हो या पार्टी का कोई भी नेता हो, उसने अलग से प्रशंसा की, अलग से तारीफ की। कभी कोई नहीं कहता कि यह पार्टी लाइन है। हमारी अपनी काहिलियत होती है, हम पार्टी की आड़ लेते हैं कि नहीं पार्टी लाइन तय नहीं हुई है, क्योंकि हम खुद नहीं करना चाहते। कुछ होगा तो फिर तमाम इल्जाम आप पार्टी, पर आएगा, पार्टी पर बिल्कुल, नहीं। आप मेरा गिरेबान पकड़िए अगर मैं किसी मुद्दे पे बोलता हुआ ना दिखूं तो। आज मैंने इंदौर के जो पानी पी करके, गंदा पानी पी के मरे हैं लोग, मैंने उनके लिए क्वेश्चन रेज किया। आपको भी अलग थलग नहीं पड़ना है। ये अगर आप तवक्को करते हो कि राहुल गांधी उत्तराखंड के दीपक के लिए आवाज उठाएं, जो एक मुस्लिम दुकानदार के लिए खड़ा हो गया था, तो फिर वो भी तो तवक्को। मैं यहां आने से पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी के 50 लोगों के डेलीगेशन से मिलकर आया हूं, उन पर भी जो जुल्म सितम हो रहा है उसको भी सुनकर के पलकें गीली हो जाएंगी। जुल्म सितम सब पर हो रहा है। अगर आप अलग थलग पढ़ना चाहोगे तो आप दीपक को कैसे झुठला सकते हो? आप रुचिरा शर्मा जी बैठी हैं, आप इनको कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? आप रवीश कुमार को कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? या आपकी लड़ाई लड़ने वाले इस मुल्क में तमाम ऐसे गैर मुस्लिम हैं, आप उनको कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? तो बहुत अपना 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 करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप बहुत अलग थलग पड़ जाओ। मुझे लगता है
कि पॉलिटिकली हमें, मौलाना सज्जाद साहब को मैं हमेशा सैल्यूट करता हूं कि जिस तरह से इन्होंने दलित समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश की, वो कमाल है। जमहूरियत में नंबर गिने जाते हैं, जितना अंबानी के वोट की अहमियत है उतना ही मजदूर के भी वोट की अहमियत है। यह ख्याल रखना पड़ेगा, सर गिनना पड़ेगा। आपके साथ ज्यादा सर कैसे खड़े हो सकते हैं, ज्यादा लोग कैसे खड़े हो सकते हैं, इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और वो कोशिश तो तभी होगी जब सबको आप जोड़ सकेंगे। इसलिए सबको जोड़ने वाली राजनीति मेरा नेता भी करता है, मैं भी करता हूं। आखिरी सवाल, और ये मेरी टीम का क्वेश्चन है कि इमरान साहब शायर हैं, तो अपनी शायरी का जलवा जरा बिखेर दीजिए। नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ी थी, ये तो गुजारिश है, मुझे लगता है। हाँ, ये गुजारिश ही है टीम की। नहीं, शुक्रिया, मैं आपका हुक्म है। मैं एक नज्म सुना देता हूँ 2 मिनट में। मैं नया नया एमपी बन के जब राज्यसभा में पहुंचा तो थोड़ा सा ज़्यादा जोश होता है नए नए पहुंचने पर। तो हम लोग एक दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो एक साथ हिंदुस्तान की हिस्ट्री में 146 एमपी एक साथ सस्पेंड किए गए, लोकसभा और राज्यसभा मिला करके। तो जब मैं बाहर निकला तो जो मकर द्वार पर खड़े रहते हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि आ गया मजा, सस्पेंड हो गए, बाहर आ गए। तो मुझे लगा कि आज के दिन अगर सस्पेंड होकर के बाहर ना आए होते, उस लिस्ट में नाम ना होता, तो हमें लगता कि हम बहादुरों में नहीं बल्कि बुजदिलों में गिने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा शायर हैं, शायरी की जबान में बताइए। तो मैंने वहीं एक नज्म हो गई थी, वो मैं कभी कभी सुना देता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और उधर से जो सवाल था उसका जवाब इन 4 मिसरों में कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। तुम्हारा क्या, तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल बनाना है, हमें लेकिन हमारे जैसों को काबिल बनाना है। तुम अपना काम करते हो, हम अपना काम करते हैं। तुम्हें तूफान बनाने हैं, हमें साहिल बनाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, आखिरी के 5 सवाल हैं। अच्छा, अभी और सवाल बाकी है, मुझे लगा था खत्म हो गया। जी, रैपिड फायर का हमारा एक सवाल है कि कांग्रेस के 3 सदरों को आपने नजदीक से देखा, 2 के साथ आप काम कर रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इन तीनों में सबसे बेहतर कौन कांग्रेस के लिए साबित हुए? देखिए, मैं सोनिया जी के टाइम पे आई थिंक पॉलिटिक्स में नहीं था। मैं जब राहुल जी अध्यक्ष थे और उन्होंने बाद में रिज़ाइन किया, कार्यवाहक थी कुछ दिन तक सोनिया जी, तो मैं उनके टाइम पे पॉलिटिक्स में आया और खड़गे जी के साथ काम कर रहा हूँ। सब अच्छे हैं, आप इतना जजमेंटल होता ही नहीं हूँ मैं, और मुझे लगता है कि सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। सोनिया जी से मिलेंगे तो आप एक अलग तरह का एहतराम उनके लिए दिल में आता है। खड़गे साहब 80 साल से ज़्यादा उम्र है और जिस तरह से लड़ पड़ते हैं वो हाउस में, 1-1 घंटे बोलते हैं वो नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े होकर के, वो जज्बा अलग है। राहुल गांधी जी की वजह से आज लोकसभा को पूरे दिन के लिए एडजस्ट करना पड़ा, तो जो लड़ने का जज्बा राहुल जी में है, डरने ना वाला कि हाकिम डरता है, वो जज्बा उनका हम सबको इंस्पायर करता है। तो आई थिंक के सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती क्या मानते हैं? इमरजेंसी लगाना या बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाना? देखिए, ये दोनों मसले तब हुए जब मैं पैदा नहीं हुआ था। बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा, 4-5 साल का। माजी में बहुत सारी सियासी गलतियां या यूं कहिए कि समाजी गलतियां, 70-75 साल में हर पॉलिटिकल पार्टी से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसको आप
कोट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। मसला क्या है ना कि घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। लड़ाई के मैदान बदल गए हैं, लड़ाई के हथियार बदल गए हैं, और पुरानी गलतियों पे तबसरा करने के बजाय आने वाले दिनों में मुल्क और कॉन्स्टिट्यूशन बचे कैसे, और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन पे चीज़ें चलें, गवर्नमेंट उस पर चले। लड़ाई दरअसल इस बात की है। तो माजी में गलतियां और भी हुई होंगी, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी से गलतियां होती हैं, मैं इसको एतराफ़ करता हूँ। कांग्रेस का फ्यूचर आपको किस में नजर आ रहा है, राहुल गांधी में या प्रियंका गांधी में? दरअसल वहां ये लड़ाई ही नहीं है, ये तो मीडिया को, और मुझे अच्छा लगता है कि मीडिया इस पे बहस करे। मीडिया के वो नफरती चिंटू जो हैं, जिनको कोई काम नहीं है, जो दिन भर राहुल गांधी को कोसते रहते हैं, कम से कम इसी बहाने ये वाली डिबेट लेकर के आते हैं कि नहीं नहीं अब देखिए फ्यूचर कौन है। अरे भाई, वो भाई बहन, उनमें आपस में बहुत मोहब्बत है। जो उनको अलग करने की साजिश करे दरअसल वो बेवकूफ़ है। वो दोनों मिल करके मजबूती के साथ, आप खुद देखिए प्रियंका जी जिस तरह से एहतराम करती हैं राहुल गांधी जी का, वो शायद आपकी बहन आपको ना करती हो, मेरी बहन उतना ना करती हो। तो ये उनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और मुझे लगता है वो लड़ाई है ही नहीं वहां पर। अच्छा, 3 यूथ लीडर हैं देश में जो सियासी विरासत को संभाल रहे हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और आदित्य ठाकुर। वो भी आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो इन तीसरा कौन तीनों, बताया आपने? ये ठाकरे। आदित्य ठाकरे, अच्छा, सॉरी। वही मैंने सोचा ठाकुर कहाँ से आ गए। तो इन तीनों में ज़्यादा सलाहियत आपको किसके अंदर नजर आती है? नो डाउट अखिलेश जी ज़्यादा सलाहियतमंद हैं और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। मैं हमेशा इस बात की तारीफ करता हूँ। और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, उस समय उनके जो छोटे चचेरे भाई हैं धर्मेंद्र यादव जी हमारे सीनियर हुआ करते थे, तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मुझे तो 2016 में उन्होंने यश भारती जैसा स्टेट का सबसे बड़ा लिटरेचर का अवार्ड दिया। मैं उस समय यंगेस्ट अवार्ड था, मुझे 29 साल की उम्र में। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बहुत सलाहियत मंद हैं। और लोकसभा के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जिस सलाहियत के साथ इनकी तमाम नफरत वाली राजनीति का बैंड बजाया, यहाँ तक कि अयोध्या तक हरा दिया, वो अपने आप में कमाल है। एक आखिरी सवाल है इसका कि तो नाज़रीन गिरामी, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी साहब से जो सवालात किए गए हैं, वाकई यहाँ पर ये बात कहना ज़रूरी है कि सियासत एक जिम्मेदारी है। जैसे इमरान साहब ने कहा, सिर्फ नारा नहीं, हर इंसान सियासत में नहीं आ सकता, क्योंकि इसके लिए इल्म, सब्र, कुर्बानी चाहिए। जो लोग तैयार हों वो ज़रूर आएँ, लेकिन सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि समझदारी से आएँ। जो लोग जज्बात और समझदारी से आएंगे वही काम कर सकेंगे। और इमरान साहब ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि नौजवान सियासत में आए, लेकिन पहले खुद को तालीम और शऊर से मजबूत करें। बगैर तैयारी के सियासत में आना खुद को भी नुकसान देता है और कौम को भी नुकसान देता है। मजहब के नाम पर सियासत करना गलत है अगर इसका मकसद नफरत फैलाना हो, लेकिन मजहब के उसूलों के मुताबिक इंसाफ अखलाक की बात करना बिल्कुल दुरुस्त है। हमें सियासत को इंसान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सियासत को इंसानियत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए कि लोगों को तकसीम करने के लिए मजहब हमें जोड़ने का जरिया है, तोड़ने का नहीं। जहाँ तक औरत के सियासत में आने का सवाल है, इस्लाम में औरत के लिए असल जिम्मेदारी घर और ख़ानदान है। इसलिए आम हालात में औरत को सियासत से दूर रखा जाए। देखें, जहां हम ये समझते हैं कि भाई औरतों के हुकूक पामाल हो रहे हैं, उनकी इज्जत पामाल हो रही है, पर्दे में, हुदूद में औरत आ सकती है, चीज़ है कि हदीस मुबारक में मना है औरत को सियासत से, इमामत से और इन सारी चीज़ों से। लेकिन ज़रूरत जो है ना, जब होगी तो ज़रूरत की वजह से उसका आना ठीक होगा। लेकिन अगर हालात ऐसे हों कि औरत का आना ज़रूरी हो और वो शरई हुदूद में रहकर काम करे, तो फिर इजाज़त हो सकती है। असल मकसद दीन और इज्जत की हिफाजत होगी। इस्लाम ने औरत को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ दिया, इसलिए उसे ऐसे मैदान में ना डाला जाए जहां फितना या पर्दगी, बेपर्दगी का खतरा हो। कानून के मुताबिक हम सब शहरी बराबर हैं और मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। मैं हमेशा इंसाफ की बात करता हूँ, चाहे वो किसी भी मज़हब के लिए हो। ये इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने भी कहा, अगर किसी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सियासत की जिम्मेदारी है। मुसलमानों के हुकूक भी इसी उसूल के तहत महफूज होने चाहिए। मेरा मकसद है, इमरान साहब ने कहा, सिर्फ एक है, आइन के मुताबिक सबको बराबर हुकूक मिले, न किसी के साथ ज्यादती हो, न किसी का हक दबाया जाए।
सियासत खिदमत का नाम है, ताकत का नहीं। जो सियासत को सिर्फ कुर्सी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कौम के साथ इंसाफ नहीं करते। हमें नौजवानों को सिखाना होगा कि सियासत गाली नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। अच्छे लोग आएंगे तो निज़ाम खुद बहुत बेहतर हो जाएगा। नफरत की सियासत से मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमें मोहब्बत, बर्दाश्त और मकालमे की सियासत को फ़रोग देना है होगा। एक सियासतदान को हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। आवाम का इत्मीनान सबसे बड़ी ताकत होता है। आखिर में एक बात अजीब है कि सियासत का असल मकसद आवाम की खिदमत है। अगर हम ये मकसद भूल जाएं तो सियासत बेमाना हो जाएगी, और हकीकत में पूरी दुनिया में यही हो रहा है कि सियासत बेमाना होती जा रही है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।